लेकिन वो वेद के बारे में कुछ जानती भी तो नहीं थी। वो कहाँ से आया है, उसका परिवार कौन है और दादी से उसका कैसा कनेक्शन था, उसे कुछ भी तो नहीं पता। क्या सोनिया सच कह रही थी या ये कोई साजिश है? तब कियारा ने सोनिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सख्ती से पूछा, ये बच्चा किसी और का भी तो हो सकता है, हम कैसे यकीन कर लें? सोनिया तुरंत फोन निकालकर कुछ सिलेक्टेड फोटोज दिखाई और फिर अपनी मैनिपुलेशन का मास्टरपीस प्ले करते हुए कहा, कियारा जी, मैं अपने बच्चे को बास्टर्ड नहीं बनने दूंगी। अगर आप वेद को डाइवोर्स दे दें तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा। प्लीज, मैं सिर्फ अपने बच्चे का भला चाहती हूँ। आपके भी तो पेरेंट्स नहीं है, आप समझ सकते हैं कि बिना बाप के बच्चे की लाइफ कैसी होगी। प्लीज उसे छोड़ दीजिए ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए। आई बेग यू, प्लीज। सोनिया जब रोने लगी तो कियारा और गबीना ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गबीना के इशारे पर कियारा उठकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद गबीना ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं पता लगा लूंगी, लेकिन याद रखना छोरी, जब मैडम के साथ खेल खेली ना तो तन्ने किसी लायक ना छोड़ूंगी। ये कहकर गबीना वहां से निकल गई। कियारा के जाने के बाद सोनिया ने फोन निकालकर धनंजय को कॉल किया। मिशन अकम्प्लिश्ड। कियारा कंप्लीटली कंफ्यूज लग रही थी। फोटोज और प्रेगनेंसी रिपोर्ट का कॉम्बो काम कर गया। आपने सही कहा था, ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट ट्रम्प कार्ड साबित होगी। असल में फार्म हाउस में मिलने पर सोनिया ने जब धनंजय को बताया था कि वो धनंजय के बच्चे की मां बनने वाली है, तब धनंजय को यह आइडिया आया कि बच्चे का यूज करके कियारा को मैनिपुलेट किया जाए। धनंजय खुश होकर बोला, बस इतना काफी नहीं है, तुम्हें कियारा को कुछ ऐसा दिखाना होगा कि उसे यकीन आ जाए कि तुम और वेद लवर हो। वेल डोंट वरी, इसका इंतजाम मैं करूंगा। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद सोनिया मन ही मन बोली, सब मुझे यूज करने में लगे। धनंजय को लगता है कि मैं ही उसकी पपेट हूं, कियारा को लगता है मैं विक्टिम हूं, लेकिन रियल गेम तो मैं खेल रही हूं। वहीं वेद इस बात से अनजान था कि सोनिया ने कियारा के दिल में उसके लिए जहर घोल दिया है। वो बड़े ध्यान से अवंतिका का ट्रीटमेंट कर रहा था कि कब शाम हो गई उसे अंदाजा भी नहीं हुआ। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक 55 साल का आदमी अंदर आया। उसने सफारी सूट पहना हुआ था और देखने में ही कोई बड़ा पावरफुल आदमी लग रहा था। उसे देखते ही मोनिका की आंखों में चमक आ गई। अब ये वेद लीडर को देखेगा तो इसके होश उड़ जाएंगे। बहुत अकड़ रहा है, लकड़ी की तरह टूटेगी इसकी अकड़। लेकिन वेद का पूरा ध्यान सिर्फ अवंतिका के पैरों के ट्रीटमेंट पर था। वहीं वो आदमी भी इतनी कम उम्र के वेद को अवंतिका का ट्रीटमेंट करते देख हैरान था। इस वक्त अवंतिका गौर से वेद का चेहरा देख रही थी। न जाने क्यों ये चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था। तभी अचानक एक और चेहरा उसकी आंखों के सामने झलका और वो हड़बड़ा कर बोली, मैं जानती हूं तुम असल में कौन हो। ये सुनकर तो वेद के होश ही उड़ गए और ट्रीटमेंट करते हुए उसके हाथ कांप उठे। वो मन ही मन बोला, कहीं से मेरी रियल आइडेंटिटी तो नहीं पता। ये शुरू से ही किसी सस्पिशियस बैकग्राउंड से लग रही है, लेकिन अभी इसकी बातें अवॉइड करना बेटर होगा। फिर कमिश्नर से पूछूंगा कि वो इसे कैसे जानता है। वहीं अवंतिका बहुत गौर से वेद के चेहरे को देख रही थी, या यूं कहूं कि वेद के चेहरे में किसी और की झलक ढूंढ रही थी। इससे पहले अवंतिका कुछ और कह पाती, वेद ने तुरंत अपनी बात को घुमाने के लिए कहा, देखिए अवंतिका जी, माना मैं हैंडसम हूं, लेकिन ऐसी फ्लर्ट लाइन आपको शोभा नहीं देती। उसका इतना कहना था कि मोनिका के साथ खड़ा आदमी यानी हिमांशकर गुस्से से लाल हो गया। वो वेद की तरफ आगे बढ़ा ही था कि वेद ने गंभीरता से आगे कहा, वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसे साइनोविटिस एडेमा सिंड्रोम कहते हैं। ये सुनते ही हिमांश, मोनिका और अवंतिका का मुंह खुला का खुला रह गया। मोनिका हैरानी से बोली, तुमने बिना किसी डिवाइस के बस एक नजर देखकर गेस कर लिया, जबकि साइनोविटिस एडेमा सिंड्रोम तो करोड़ों में से एक को होता है और बड़े बड़े डॉक्टर्स ढेरों टेस्ट लेने के बाद भी पता नहीं लगा पाते। वेद ने जवाब में बोला, हाँ, क्योंकि मैंने गांव में कुछ लोगों को इस बीमारी से जूझते देखा था। ये सुनते अवंतिका की आंखें तेज हो गई। वो गौर से वेद को देखते हुए बोली, गांव वाले? तो तुम हिमालय के पास रहते थे ना? वेद का गला सूख गया। उसने टालने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मैडम, मैं कहाँ रहता था, कौन हूं, इसका ट्रीटमेंट से क्या लेना देना है। अभी ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं, बाकी बातें बाद में। दूसरी तरफ रायजादा हाउस में कियारा और गबीना बैठकर बात कर रहे थे। गबीना ने अपनी हरियाणवी एक्सेंट में कहा, छोरी, सोनिया की पूरी बात पर यकीन ना करियो, हो सके वो झूठ बोल रही हो, पर यो तो सच है कि वेद और सोनिया का कोई ना कोई लेना देना है। कियारा फ्रस्ट्रेशन से बोली, मैं सीधे वेद से बात करूंगी, पूछूंगी कि क्या सच है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। गबीना तुरंत बोली, नहीं कियारा, अगर तू सीधे पूछेगी तो वो अलर्ट हो जाएगा, सारे सबूत मिटा लेगा। उन्हें लागे है कि हमने वेद के कमरे में जाकर तलाशी लेनी चाहिए, हो सकता है कुछ मिल जावे।
कियारा ने गबीना की तरफ देखा। लेकिन ये तो गलत है, हम कैसे उसके कमरे की तलाशी लेंगे? गलत सही का टाइम ना है, अब पता करना होगा कि वेद कौन से। चल अभी करते हैं। गबीना और कियारा वेद के कमरे में जाकर सब कुछ तलाशने लगी। इधर क्लिनिक में वेद केयरफुली अवंतिका के पैरों का ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। कौन है ये अवंतिका और गुरु तेजस को कैसे जानती है? वेद ने ट्रीटमेंट के बाद सफाई करते हुए कहा, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है आपको। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि हिमांश गर्ग ने तुरंत पूछा, तो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है? वेद गुस्से से बोला, अरे भाई कारपेंटर से पैर कटवा दो अगर इतनी जल्दी है। मैंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की और तुम बीच में ही टांग घुसा रहे हो। हिमांश को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उससे इस टोन में बात कर रहा है। वो इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर था कि बड़े बड़े नेता, पुलिस वाले और कमिश्नर तक सर झुकाकर बात करते थे, और उसके कहने पर ही तो कमिश्नर ने वेद को भेजा था। लेकिन वेद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हिमांश कितना पावरफुल है। जब वो ट्रीटमेंट करता है तो सब उसके लिए एक बराबर है। वेद ने हिमांश को इग्नोर करते हुए अवंतिका से कहा, आपको 3 महीने तक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होगी और ये मेडिसिन रोज लेनी होंगी और हर हफ्ते ये सेम प्रोसेस करना होगा। लेकिन अवंतिका तो बस अपना गेस कंफर्म करना चाहती थी। उसने क्यूरियस होकर पूछा, तुम हिमालय के कौन से गांव से हो? वेद ने बात घुमाते हुए जवाब दिया, मैं गांव से नहीं हूं, एक आश्रम से हूं। लेकिन आपको जानकर क्या करना है? अवंतिका की आंखें चमक उठी। कहीं तुम गुरु तेजस के शिष्य तो नहीं हो? मुझे लग ही रहा था, आखिर तुम इतने टैलेंटेड हो और तुम्हें इस बीमारी के बारे में भी बताया, तुम उनके ही शिष्य हो सकते हो। यह सुनकर वेद के होश उड़ गए। उसने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा, मैं किसी तेजस को नहीं जानता, तो अब मुझे जाना होगा, पेमेंट आप अकाउंट में डलवा देना, 1 हफ्ते बाद मैं फिर चेकअप के लिए आ जाऊंगा। लेकिन अवंतिका इसे इतने आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। वो अभी भी वेद के चेहरे को गौर से देख रही थी। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और वो हैरान होकर बोली, तुम छिप क्यों रहे हो? तुम नंदिनी के बेटे हो, तुम्हारे डैड का नाम विक्रम है ना? ये सुनकर तो वेद का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने तुरंत इनकार करते हुए कहा, मैं किसी नंदिनी और विक्रम को नहीं जानता। तब कुछ सोचते हुए अवंतिका ने अचानक हिमांश से कहा, हिमांश जी आप बाहर जाओ प्लीज, मुझे वेद से अकेले में बात करनी है। हिमांश मन मारकर कमरे से बाहर निकल गया और उस पर नजर रखने के लिए मोनिका भी बाहर आई। लेकिन वो नंदिनी का नाम सुनकर खुद भी काफी शॉक था। उसने फिर हिमांश से कहा, सॉरी लीडर, लेकिन मैडम कुछ बातें सीक्रेट रखना चाहती हैं। तब हिमांश मुस्कुराते हुए बोला, मैं अवंतिका से शादी से पहले से ही अवंतिका की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में जानता हूं। वो कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। यह सुनकर मोनिका ने जवाब में कहा, हमें पता है, लेकिन प्रोटोकॉल है, इसलिए यही प्रिटेंड करते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। अंदर अवंतिका वेद के बार बार इनकार करने से डिसअपॉइंट हो गई थी। लेकिन वेद का चेहरा बिल्कुल अपने पापा विक्रम की तरह था। इसलिए उसने हिमांश और मोनिका को बाहर भेजने के बाद प्यार से कहा, तुम मुझसे डर रहे हो? डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वेद, मैं तुम्हारा सच जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम क्यों छुप रहे हो। तुम्हारी मां नंदिनी मेरी भतीजी थी, मैं उसकी इकलौती बुआ हूं। इस रिश्ते से मैं तुम्हारी नानी हुई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।